यदि हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखें तो हमें सबसे पहले कुछ बातों को याद ध्यान रखना पड़ेगा। समांतर रेखा पूछता है, ये जो तुम बोर्ड देख रहा है ये दोनों आपस में क्या है? समांतर। इसको आगे आगे कितनों खींच दें और पीछे इसको कितनों खींच दें आपस में नहीं मिलेगा, है कि ना? जैसे रेल का पटरी आपस में क्या होता है? कभी मिलता है? नहीं मिलता। नदी का दोनों किनारा क्या उसको समांतर कहेंगे? कहीं पर दूरी कम कहीं पर ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन समांतर का मतलब क्या हो? जिसके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहे। जैसे अभी तुम जिस डेस्क पर बैठा हुआ है उसका तुम चौड़ाई किसी भी बिंदु पर नाप लो, यदि बराबर आता है इसका मतलब वो दोनों क्या है? समांतर। आयत का दोनों लंबाई क्या होता है? आपस में। दोनों चौड़ाई क्या होता है? आपस में। तो समांतर मैंने पूछ गया कि दोनों आपस में नहीं मिलेगा, दोनों आपस में नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम इसको कहें तो इसको हम समांतर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी यदि 5 सेंटीमीटर है मान लो, तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, हर बिंदु पर ये 5 होगा। अब यदि एक ऐसी रेखा खींचे जो इसके समांतर नहीं हो, जो इसको छेद करते हुए आर पार हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर हम इसको कहें L, इसको कहें M, तो हम क्या कहेंगे? L और M आपस में क्या है? समांतर। और ऐसा जो चिन्ह देते हैं ना वो होता है बराबर का चिन्ह। इसी को सीधा कर देते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ये समांतर का चिन्ह है। एक ऐसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा तो ये है तुम्हारा लंब का निशान, ये है तुम्हारा बराबर का निशान, और इस तरह से पड़ेगा ऐसे तो ये है समांतर। समझ में आ रहा? तो अभी हम यहाँ पर समांतर की ही बात कर रहे हैं। L और M आपस में क्या है? समांतर। अगर हम यहाँ पर इस रेखा को कहते P, क्या P भी समांतर है? नहीं, ये प्रतिच्छेदी है। क्योंकि ये जो P है ये इसको किसी बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। M में बोलेंगे P बोल दो, अरे यो है S बोल दो, और इसको किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, नाम इसको D। अब इस पर कई तरह का कोण बनने लगा, नहीं बन रहा है? तुम अगर इसको देखो, ये एक ही रेखा पर ये भी स्थित है और ये भी स्थित है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? 180 डिग्री। अगर हम इसके नीचे कहें, इस तरफ जो कोण बन रहा है और इस तरफ जो कोण बन रहा है, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। क्या हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? रैखिक युग्म 180 डिग्री। अब एक बार हम चलते हैं इसमें और इस कोण में। कोण पूछता है ना, दो रेखा जहाँ पर मिल जाए वही बनेगा कोण। कोण को अपना भाषा बोलते हैं कोना। तो कोना बन रहा है, इन्हें से कोना बन रहा है, इन्हें से कोना बन रहा है। तो इस कोण की बात हुई, इस कोण की बात हुई। क्या ये दोनों कोण आपस में रैखिक युग्म है? तो देखेंगे क्या ये दोनों की रेखा पर है? तो ये दोनों आपस में क्या होगा? अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। लेकिन एक बात इसमें जो खास बात होता है वो ये कि अगर हम इस बिंदु को देखें, इसका नाम दे दें हम लोग A, और इस कोण का हम नाम दे दें B, तो हम कह सकते हैं कि A और B आपस में क्या है? बराबर है। किस हिसाब से? इसको हम लोग कहते हैं संगत। संगति जिससे हो जाएगा तो गुण भी बराबर ना हो जाएगा। अब ठीक वही चीज देखो यहाँ पर है, इसका नाम दे दो तुम C, इसका नाम दे दो तुम D, तो क्या लगता है यहाँ पर C और D आपस में बराबर ना हो जाएगा? किस हिसाब से? संगत कोण। लेकिन आपस में क्या है? बराबर। अब देखो तुम इस बिंदु को E दे दो ना, इसको नाम दे दो F, आपस में क्या हो जाएगा? संगत कोण। यहाँ पर जितना E है उतना ही F है, आपस में क्या हो जाएगा? संगत। फिर देखो इस कोण का नाम दे देते हैं G,
इसका नाम दे देते हैं H। तो ये जो G है और H जो है ये आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। किस हिसाब से, समझ में आया संगत कौन? ये प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से दो समांतर रेखा खींचे और एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचे तो A और B ये आपस में संगत कोण, C और D आपस में संगत कोण, E और F आपस में संगत कोण, G और H आपस में संगत कोण। जब संगत हो गया तो बराबरे में होगा, इसलिए आपस में सिर्फ से बराबर। अब एक चीज देखो, तुम्हें E को देख रहा है और D को देख रहा है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। इस हिसाब से E और D भी आपस में बराबर है, E और D भी आपस में बराबर है। ये किस हिसाब से है, एकांतर कोण ये दोनों है। लेकिन ये एकांतर कोण कैसा कोण है, अंतः एकांतर कोण। अब अंतः क्यों इसमें लगा है कि इन दोनों के बीच में चूंकि ये दोनों कोण बन रहा है, ये E और D ये दोनों आपस में क्या होगा, है कि ये दोनों ही इन दोनों के अंदर बन रहा है, समांतर रेखा के अंदर बन रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, अंतः। एकांतर कोण का है तो कोणवा कोण में मिल रहा है ना, ये और ये E और D आपस में और कुछ अंदर में दिख रहा है, एगो G दिख रहा है, एगो B दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। G और B ये भी आपस में क्या होगा, एकांतर कोण होगा। आई पार वाई पार हो गया ना, ये आई पार है, ये ओई पार है, तो एकांतर तो ही गया। अगर कि अंदर में है, हाँ अंदर में है, इसीलिए जिस हिसाब से ये बराबर हो उसी हिसाब से ये भी बराबर हो। तो ये क्या बनना, अंतः एकांतर। अठवां पढ़ा होगा। अब चलते हैं एक और चीज पर। अब देखो A को देखो, इसके उस पार स्थित है ना, इस पूरे के उस पार स्थित है, इस पूरे के इस पार जो स्थित है वो देखो, तो A भी इस समांतर रेखा के बाहर है, H भी जो बोले वो भी समांतर रेखा के बाहर है, तो हम कहेंगे A और H भी आपस में बराबर है। A और H भी आपस में बराबर है। पहली बात ये क्यों बराबर है, एकांतर। कहेंगे ये एकांतर कोण अंदर में बना है या बाहर में बना है, तो बाहर में बना, इसलिए एकांतर। अब ठीक उसी तरह से इधर चलेंगे, इसके बाहर देखेंगे, इसके बाहर H का काम खत्म ना, तब F का ही काम बचा है। ऊपर में देखो, ऊपर में बाहर में कौन C और A है, एक का तो निपटारा हो गया, अब कौन बचा है, C बचा। तो C और F आपस में बराबर होगा, C और F आपस में बराबर। किस हिसाब से, बाह्य एकांतर। तो संगत कोण क्या होता है ये समझ में आ गया। जैसा ऊपर वाला दिखेगा ना वैसा ही ये जैसा दिखेगा वैसा ही B भी दिखेगा, नहीं दिख रहा है सर, इसलिए जो कहते हैं संगत कोण। संगत कोण बराबर जैसा दिखेगा। दूसरी बात, अंतः एकांतर कोण तो अंदर में देखेंगे और फिर एक छेदी रेखा के एगो ओय पार होगा, एगो आई पार होगा, तो ये अंतः एकांतर कोण। वह एकांतर कोण में दोनों के बाहर होगा और इसमें भी एगो आई पार एगो ओय पार, वह एकांतर। अब एक और बात रह जाता है, रेखी क्यों, तो बुझी ना गया, C और A आपस में रेखी क्यों बन रहा है, G और E आपस में रेखी क्यों बन रहा है। फिर अगर इस हिसाब से देखें तो A और E आपस में रेखी क्यों बन रहा है, और फिर G और C और J आपस में रेखी क्यों का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 आना चाहिए। यदि 180 आ गया तो क्या कहेंगे, रेखी क्यों। अब यहाँ पर हम देखते हैं A और B को जोड़ दो, E और B को जोड़ दो, दिख रहा है, E और B को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 180। ऐसे नहीं मारा, E और B को जोड़ देंगे तो वो क्या मिलेगा, 180। E और B को जोड़ने पर हमको जो प्राप्त होगा वो 180 प्राप्त होगा। E और B को जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होगा वो 180 प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से G और D को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है।
तो हम क्या देखें कि जी और डी मिलकर कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। आखिर ये कैसे हुआ ना? तो ये बात है इसमें कि पहली बात ई और डी को देखो तो दोनों भीतरे में है। अब तुम जी और डी को देखो तो ये भीतरे में है। तो पहला बात तो दोनों भीतर वाला गप है। अब देखो ई और डी दोनों तिरछेदी रेखा के एक ही ओर है, और यहाँ भी देखो जी और डी तिरछेदी रेखा के एक ही ओर है। यानी जितना बात अभी बोले ना उसी सबको मिला करके वो बात बोले। वो क्या है बात? तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 80 डिग्री। ऐसा बात को इसमें हम क्या लिखेंगे? तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अब ठीक उसी तरह से तिरछेदी रेखा के तुम बाहर भी जाके देख सकता हो। कैसे? तो तुम ले लो इस ए को और इस एफ को ले लो। तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री। हालांकि ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इतने को समझ लो तो काफी है। वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, हार्ड हो जाएगा। फिर भी समझ, जो जिसको समझ में आ रहा है वो इस बात को समझ सकता है कि तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग यानी कि ए और एफ ये दोनों को मिलाकर के कितना होगा 180 डिग्री। और इसी तरह से तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग ये वाह्य ना है, इसका भी कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर तो 180 मैंने रेखी की नहीं बुझना, रेखी की होने के लिए दोनों को एक ही रेखा पर स्थित होना पड़ता है। ऐसी बात है।